हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के यूनिट 4 का जो सेंट्रल फोर्स करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हम लोग यूनिट 4 के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से उस वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट लिखा था और आज फिर हम लोग यूनिट 4 के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से इस वाले वीडियो को मैं पार्ट सेकंड करके लिखा हूँ। ओके, इससे पहले आपको एक पार्ट दिया जा चुका है यूनिट 4 के एमसीक्यू के ऊपर। ठीक, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट का, वहाँ क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इन सेंट्रल फोर्स मोशन मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन। ठीक, पहला ऑप्शन कर रहा है मास, दूसरा कर रहा है सेंटर, तीसरा कर रहा है ओरिजिन और चौथा कर रहा है ऑल ऑफ एबव। ठीक, तो देखिए सेंट्रल फोर्स मोशन के दौरान जो मैग्नीट्यूड है वो सेंटर और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है उस पर बस डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ केवल सेंटर ऑप्शन है, बीच के डिस्टेंस का बात तो किया नहीं है, तो इसका मतलब जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर। तो किस पे डिपेंड करेगा, सेंटर पे डिपेंड करेगा। ठीक, और साथ ही साथ उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, जिनके बीच जिन पार्टिकल्स के बीच क्या लग रहा है या जिन बॉडी के बीच सेंट्रल फोर्स लग रहा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है और सेंटर क्या है, इस पर जो है सेंट्रल फोर्स मोशन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। ओके, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच आर द वेज टू ऑब्टेन द मोशन ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक, कह रहा है किसी पार्टिकल का मोशन अगर वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में है तो कौन सा तरीका है उसको फाइंड आउट करने का। ठीक, तो देखिए इनर्जी मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और लाग्रेंजियन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आपको बताया था इनर्जी लेके हम लोग भी इफेक्टिव वगैरह करके ऐसे तमाम फिगर वगैरह हम लोग बीच में ड्रा किए थे। ठीक, तो इनर्जी मेथड मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा और लाग्रेंजियन मेथड से भी L इक्वल टू टी माइनस वी करके इस वाले मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी होगा जिसमें दिया है कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं वो क्या होगा, हम लोग का सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन क्या लगाएंगे, करेक्ट लगाएंगे। ठीक, क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इस वजह से सी वाले को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ठीक, अगर आप मेरा वीडियो वगैरह देखे रहेंगे ना तो एग्जाम में देखिएगा आपका कोई भी एमसीक्यू फंसने वाला नहीं है, सब आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर विच फोर्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। तो देखिए जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं, इनवर्स स्क्वायर फोर्स जो क्या है रिपल्सिव अट्रैक्टिव नेचर का है उसको ऐसे लिखते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कैसे लिखा था, एफ इक्वल टू माइनस के ओवर आर स्क्वायर। ठीक, अब नीचे आर स्क्वायर है मतलब ये फोर्स क्या है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स है और अट्रैक्टिव नेचर का है। अब यहाँ पे जो के का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, ये सब सेंट्रल फोर्स के जो फर्स्ट वीडियो थे उसे मैं ये सब आपको बता दिया था। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक, इस केस में जो के का वैल्यू है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही है तो यहाँ पर जो के का वैल्यू होगा क्या होगा, GM होगा। ठीक, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ओके, अगर के का वैल्यू निगेटिव होता तो ओवरऑल फोर्स क्या होता, पॉजिटिव जाता, और ओवरऑल फोर्स पॉजिटिव है और इनवर्स नेचर का है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, रिपल्सिव इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है। ठीक, तब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मार देंगे, बी वाला खड़ाक से सही मारेंगे और आगे निकल लेंगे। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, या फर्स्ट से में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि कैपलर्स थर्ड लॉ दैट स्टेट्स दैट। तो कैपलर का तीसरा नियम क्या बताता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है, इनवर्स क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसका मतलब जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा जल्दीबाजी किए और पावर को ध्यान नहीं दिए तो आप बी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट लगा सकते हैं।
इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम आपके दिमाग में ज़रूर एक बार आना चाहिए कि एक बार ज़रूर हम ऑप्शन चेक कर लें, कहीं घाल मेल तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं गोल माल तो नहीं है ऑप्शन में। ठीक, जल्दबाजी में आप बी नंबर ऑप्शन भी सही लगा सकते हैं और इसके बाद फिर आपके पास पछताने के अलावा और कोई चीज़ नहीं बचेगा। ओके, उसके बाद घर आएंगे, मिलाएंगे तो अपने आप को क्या करेंगे, कोसेंगे कि क्या कर दिया हम। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि व्हेन अ पार्टिकल अप्रोचेस अ सेंटर ऑफ फोर्स इट विल बी। ठीक, कह रहा कि व्हेन अ पार्टिकल अप्रोचेस अ सेंटर ऑफ फोर्स इट विल बी। ठीक, कोई पार्टिकल है सेंटर ऑफ फोर्स के अप्रोच कर रहा है तो क्या हो सकता है, वो अट्रैक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है। ठीक, ये तो डिपेंड करेगा ना कि क्या है। मान लीजिए दो लाइक चार्ज हैं, क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज है क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग सही मानेंगे, सी वाला ऑप्शन जो है उसको क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन केपलर्स लॉ प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस इज कॉल्ड। ये क्या होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। ठीक, और जो सेकंड नियम है वो लॉ ऑफ इक्वल एरिया और जो थर्ड नियम है वो लॉ ऑफ पीरियड या हार्मोनिक लॉ उसको कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ऑर्बिट इसमें देखिए जिक्र किया है ना, यहाँ पे कह रहा है कि इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस। तो आपको पता है केपलर का फर्स्ट लॉ है और इसी को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। दिस मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर टू सैटेलाइट ए एंड बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ होगा यहाँ पे। ठीक, अर्थ छूटा हुआ यहाँ पे अर्थ लिख लीजिएगा। ठीक, अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ रेडियाई आर ए एंड आर बी। ठीक, दो सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस क्या है, आर ए और आर बी है। ठीक, और उनका जो टाइम पीरियड है वो टी ए एंड टी बी है और वो किसके बराबर है, 8 घंटा और 1 घंटा के बराबर है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू। ठीक, तो आर ए बाई आर बी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आप एक ऐसा पढ़े होंगे इंटर में भी कि जो टी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और यहाँ क्या होता है, आर क्यूब आता है। ठीक, ऐसे पढ़े होंगे। मान लीजिए कोई अर्थ है, ठीक, कोई अर्थ नहीं, अर्थ है। ठीक, अर्थ तो की है ना, मान लीजिए अर्थ है, अब इस क्या आर डिस्टेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक, तो उस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप इंटर में निकालते थे कुछ ऐसा निकालते थे। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर था वो क्या होता था, जो रेडियस है मतलब अर्थ से जो इसका क्या है डिस्टेंस है सैटेलाइट का, उसके क्या होता था, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जिसका ना हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आर क्यूब के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये कह सकते हैं। ठीक, अब इसी को आगे लेके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, जब आर ए होगा तो उस केस में हम टी ए मानेंगे टाइम पीरियड। ठीक, क्वेश्चन में दिया है तो टी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे रेशियो निकाल लेते हैं, किसका, आर ए बाई आर बी का रेशियो पूछा है। ठीक, तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं टी ए स्क्वायर बाई टी बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, टी ए की जगह यहाँ 8 भर दीजिएगा, यहाँ पे 1 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आर ए बाई आर बी जो होगा वो 4 के बराबर आएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए यर्थ नंबर क्वेश्चन, इसका समझ में आ गया ना, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब यर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ एम मतलब सेंटर ऑफ मास इज, 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। या आप पढ़े होंगे क्या होगा, आर इजकल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इजकल टू एम वन प्लस एम टू। ठीक, ऐसे निकाला जाता था, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, इंटर में फार्मूला पढ़ेंगे, हो सकता है आप वहाँ आर वन आर टू की जगह एक्स वन एक्स टू करके पढ़े हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आर वन आर टू करके इससे क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो यर्थ नंबर का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब तो फार्मूला आपके दिमाग में घूम रहा ही होगा, इसको कई बार आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसको डिराइव करवाने की जरूरत है। ओके, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रिडक्शन वन बॉडी प्रॉब्लम।
कह रहा है कि अगर 2 बॉडी प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाएं, 1 बॉडी प्रॉब्लम में जाएं, तो इन चारों ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। ठीक, तो देखिए ये चारों ऑप्शन बुक में गलत दिया था, मैं गलत ऑप्शन लिखा भी हूँ। ठीक, जानबूझ के गलत लिखा हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसका ऑप्शन गलत हो तो आप क्या करें, कोई भी ऑप्शन वहाँ पर ट्रिक लगा दें। ठीक, अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन गलत है तो आप फ्री हैं, कोई भी ऑप्शन ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन गलत हैं। वास्तव में इसका सही वैल्यू क्या होगा, जो लैग्रेंजियन होगा वो हाफ रिड्यूस मास म्यू आर स्क्वायर और क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी वी आर लिखिए चाहे यू आर लिखिए। ठीक, किसी किसी में यू आर है, किसी किसी बुक में वी आर है। ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो जानबूझ के मैं ऑप्शन को क्या किया, जैसा बुक में था वैसा ही लिख दिया। ठीक, ताकि अगर आपके पास गलत क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उससे घबराएं ना, कोई भी ऑप्शन आप टिक मार दें। ओके, तो देखिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वास्तव में एल का वैल्यू ये होना चाहिए, ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन गलत है तो आप कोई ऑप्शन टिक लगा देंगे तो आपका सही माना जाएगा। ठीक, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ओके, वास्तव में जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो ये होगा। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि A satellite is a circular orbit about the Earth, has a kinetic energy Ek. What is the minimum amount of energy to be added so that it escape from the Earth? ठीक, एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसका काइनेटिक एनर्जी ई के है। तो कह रहा कि मिनिमम अमाउंट एनर्जी कितना और उसको दे दिया जाए कि वो क्या करे, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाए, इन्फिनिट पे चला जाए। ठीक, तो देखिए इंटर में आप पढ़े हैं टोटल एनर्जी जो होता है और बीएससी फर्स्ट में पढ़े होंगे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको कैसे दिया जाता है, जी एम एम, जहाँ कैपिटल एम अर्थ का मास है और स्मॉल एम सैटेलाइट का अपॉन 2r होता है, और फिर माइनस पोटेंशियल जी क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर होता है। ठीक, अब देखिए इसको जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, जो टोटल एनर्जी आएगा, जो टोटल एनर्जी आएगा वो क्या होगा, ये पूरा वैल्यू काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा, इधर हाफ है, इधर माइनस के साथ पूरा वैल्यू है मतलब 1 है इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2r होगा। ठीक, और यही किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी यही दिया गया। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी होगा वो माइनस ई के क्या होगा, बराबर होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, माइनस ई के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब हम मान लें कि जो टोटल एनर्जी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, यक्स जोड़ दे रहे हैं। तो जो ऐसे समझिए, फिर से बोल रहा हूँ, जब स्केप करके चल जाएगा सेटेलाइट तो इन्फिनिट पे जाएगा, तो इन्फिनिट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ठीक, तो मान ले रहे हैं हमको यक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऐड करना पड़ रहा है इस टोटल एनर्जी में। ठीक, कितना, यक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो इन्फिनिट पे जा रहा है और उस दरमियान एनर्जी जीरो हो जा रहा है, तो यक्स का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा। ठीक, और इस टोटल एनर्जी की जगह हम माइनस ई के रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस ई के वैल्यू क्या होगा, और चाहिए हम लोग को इस सेटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर इन्फिनिट पर भेजने के लिए, मतलब स्केप करवाने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये इंटर का क्वेश्चन है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिक्स में भी ये आप पढ़े होंगे। ठीक, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि इसको ज़्यादा डिटेल में बताया जाए। अगर ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्थिति भी थोड़ी दयनीय है। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको एकदम अच्छे से आने ही चाहिए। अब देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा गया है जिसमें मास को टाइम के साथ चेंज किया गया, मतलब dm/dt लिखा गया है और वो माइनस अल्फा के बराबर लिखा गया है। तो कह रहा है कि द नेगेटिव साइन सो दैट द मास, नेगेटिव साइन मतलब क्या, मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या होता है कि मास डिक्रीजेस विद द टाइम। ठीक, क्योंकि dm/dt क्या आ रहा है, माइनस अल्फा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, जब मास का टाइम के साथ चेंज देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको पूरा डिराइव कराया था और वहाँ कंपेयर करके दिखाया भी था कि जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है अर्थ पे वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक, अगर आप एक क्वेश्चन और मोशन वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये चीज़ मैं पूरा प्रूफ करके दिखाया हूँ। ठीक, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द बाउंड ऑर्बिट इज,
ये भी बताया था। जो बाउंड ऑर्बिट के केस में जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ये सब क्वेश्चन अच्छे से आपको वीडियो में समझा के बाउंड ऑर्बिट क्या होता है, अनबाउंड ऑर्बिट क्या होता है, ओपन ऑर्बिट क्या होता है, क्लोज ऑर्बिट क्या होता है, ये सब पढ़िएगा किस ऑर्बिट केस में क्या एनर्जी रहना चाहिए। ठीक, ये सब प्लीज़ आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 गामा द ऑर्बिट नेचर इज। जब इसेंट्रिसिटी मतलब ई का वैल्यू क्या है, एक से बड़ा होता है तो ऑर्बिट क्या होता है, हाइपरबोला होता है। ठीक, ये सब चीज़ तो आपको पता रहना चाहिए और मैं वीडियो में बताया भी हूँ। ठीक, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 प्लैनेट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। कह रहा है कि 2 प्लैनेट हैं जिनका मास m1 और m2 है। ठीक, हैव सेटेलाइट ऑफ मासेस m1 एंड m2, और उनके चारों तरफ क्या है, सेटेलाइट हैं, मतलब उनके चारों तरफ सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मास m1 और m2 है, स्मॉल m1 और स्मॉल m2 है। ठीक, रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब ये m1 जो प्लेनेट है इसके अराउंड जो है घूम रहा है वो कौन सा है, स्मॉल m1 वाला है, और जो कैपिटल m2 है उसके अराउंड जो घूम रहा है वो स्मॉल m2 वाला है। ठीक, रिवॉल्विंग अराउंड देम एट सेम रेडियाई, और दोनों का रेडियस क्या सेम है। ठीक, क्लियर, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्लेनेट से सेम डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि द पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि जो टी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आर क्यूब होता है। ठीक, तो दोनों केस में आर क्या बराबर है, यहाँ से हमको रिलेशन क्या देखना है, टी और यम में रिलेशन देखना है। तो टी स्क्वायर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यम के। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/m1, और जो T2 का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/m2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि फर्स्ट सेटेलाइट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ, मतलब कि अगर मान ले दूसरा T है तो पहला क्या है 2T है, या दूसरा T2 है तो पहला क्या है 2T2, मतलब पहला क्या है दोगुना है किससे, दूसरे वाले से। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक, नीचे क्या है 1, इसका दोगुना मतलब 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, आप रेशियो में जैसे मन कर लिख लीजिए। ठीक, और m2 का पान m1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 = 4 m1 आएगा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आना चाहिए, m2 = 4 m1 आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन करा कि लेट RS एंड RM बी द डिस्टेंस ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट एंड मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन RM/RS इज अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है कि ये RS और जो RM है ये क्या है, डिस्टेंस है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के और मून के अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस है। ठीक, तो कह रहा है कि RM/RS का रेशियो क्या होगा। ठीक, RM/RS का रेशियो क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग को पढ़े थे कि टी स्क्वायर जो है वो क्या है R³ के बराबर है, ऐसे कुछ पढ़े थे। ठीक, तो RS/RM पूछा, मतलब जब ये क्या होगा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होगा मतलब TS होगा तो ये RS होगा, और जब ये क्या होगा आपका TM होगा तो ये क्या होगा RM होगा, जब मून की बात करेंगे। ठीक, ऐसे कुछ होगा, यहाँ क्या रहेगा क्यूब रहेगा। अब क्या करना है, देखिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को जो टाइम पीरियड होगा 1 दिन होगा, और मून का जो होता है लगभग 29 डेज होता है। ठीक, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा और RS/RM का रेशियो निकाल लेंगे। तो जब आप निकालेंगे तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है, जब इसको निकालेंगे, सॉरी जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 29 लिखा तो उसको मैं पढ़ दिया हूँ। जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, 29 टू दी पावर 2/3 होगा। ठीक, बात समझ में आया। ये क्या करिएगा, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा 1 दिन होगा, तो यहाँ 1 पुट करिएगा। मून का लगभग 29 डे होता है, करेक्ट 29 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 29 होता है, तो यहाँ नीचे 29 पुट करिएगा और RM/RS में, और किस में RM/RS में रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/29 इधर होगा। ठीक, और इसके पावर क्या है 2 लगा हुआ, और इधर देखिए क्या है RS का क्यूब है, और नीचे क्या हो जाएगा RM का क्यूब। तो रेशियो उल्टा पूछा है तो इसका मतलब 29 ऊपर चल जाएगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे रेशियो निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा RM का स्क्वायर, RM का क्यूब अपान RS का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 29 के पावर 2। अब देखिए यहाँ से RM/RS का रेशियो निकालेंगे तो जो 3 पावर है उसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा RM/RS जो होगा वो 29 टू दी पावर 2/3 के बराबर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके,
अब देखिए 17 क्वेश्चन कर रहा है कि द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट डिपेंड्स ऑन। ठीक, ये तो आपको पता है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मैं निकलवाया था और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू भी बता रहा है कि कब इलिप्टिकल है, कब क्या है आपका पैराबोलिक है, कब हाइपरबोला है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू डिपेंड करता है और इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है उसमें टोटल एनर्जी भी आता है, एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो इसका मतलब जो शेप होगा ऑर्बिट का वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो सी नंबर ऑप्शन का पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसका मतलब सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, क्या बताया मैं कि इसेंट्रिसिटी के वैल्यू से हम निर्धारित कर लेते हैं कि क्या होगा, क्या होगा मतलब ऑर्बिट का शेप क्या होगा। क्लियर। और जो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है वो टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हमको ऑर्बिट के शेप के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब प्लेनेट जो है उसके ऑर्बिट के लिए कि उसका ऑर्बिट किस शेप का होगा, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी की जानकारी होनी चाहिए। जिसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए 18 क्वेश्चन करा कि इन इलिप्टिकल ऑर्बिट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज मैक्सिमम एट, तो इस किस पे होता है, पेरिजी पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, पेरिजी मतलब क्या, मान लीजिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो अर्थ के जब पास में रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। ठीक, और अगर मिनिमम का था तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक, अर्थ से जो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है, तो ये क्या होता है, अपोजी होता है। और ये क्या है, पेरिजी मतलब अर्थ के क्या है, पास में है सेटेलाइट। क्लियर, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्पीड जो होगा मैक्सिमम होगा। ओके, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब जो क्वेश्चन बचा होगा चारों चैप्टर का एक साथ मिला के एक वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक, क्लियर है चीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।